वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास चैप्टर है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स चैप्टर हम दो बार करते हैं। एक बार लीनियर अलजेब्रा बुक में करते हैं। वहाँ पे जब हम इस चैप्टर को करते हैं तो एनालिटिकल मेथड से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स होंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स, जिनकी हेल्प से हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पूरे जो चैप्टर है हमारे पास, पूरे कंप्लीट चैप्टर में हमारे पास जो गिवन होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की गिवन होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हो सकती है, 2x2 ऑर्डर की हो सकती है, 4x4 ऑर्डर की कभी भी नहीं पूछी जाती। 4x4 ऑर्डर की अगर आ भी गई तब उसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होती है। उसके बाद हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फाइंड आइगन वैल्यूज। हमें आइगन वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, अब एक बार बेसिक आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो बेसिक आइगन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा कि एक मैट्रिक्स दी होती है, उस मैट्रिक्स को हमने एक वेक्टर x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वापिस वही वेक्टर आएगा। मतलब बड़ी अच्छी बात हुई कि एक मैट्रिक्स ने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वापिस वही वेक्टर दे दिया, पर उस वेक्टर की स्केलिंग होगी। स्केलिंग का मतलब वो लैम्डा से आपके पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या तो ये स्ट्रेच होगा, अगर लैम्डा 1 से बड़ा हुआ तो बड़ा बन जाएगा ये वेक्टर, अगर लैम्डा 1 से छोटा हुआ तो ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ये वाला वेक्टर। तो हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है? हमारा इंटरेस्ट है इसको निकालने में, आइगन वैल्यूज को निकालने में। किसको निकालने में? आइगन वैल्यूज को निकालने में। जो x होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है आइगन वेक्टर होता है। x क्या होता है? आइगन वेक्टर होते हैं। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि जो x होता है वो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर होते हैं। x क्या होते हैं? एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ax माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया? a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। हमने x को कॉमन निकाल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। हमें पता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और ये हमारे पास 0 नहीं है, x 0 नहीं है, तो a माइनस लैम्डा आई 0 के इक्वल है। और इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई 0 के इक्वल होगा। तो यहीं से तो हम जो हमारे लीनियर अलजेब्रा में होते हैं, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, और इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी। हमारे पास क्या आएंगी? आइगन वैल्यूज। ये सारा टास्क आप लोगों ने किया हुआ है लीनियर अलजेब्रा में। ये बताने का पर्पस ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। आप इस मेथड से भी अगर आंसर निकालोगे, आइगन वैल्यूज निकालोगे तो सेम होंगी, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या होती है? वो यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है किसी भी मैट्रिक्स की। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेथड लगाया तो उससे कोई और आंसर आएगा, लीनियर अलजेब्रा के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व की तो कोई और आंसर आएगा। आपके पास आइगन वैल्यूज यूनिक होती है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स 4 मेथड्स है हमारे पास। नंबर 1 जैकोबी मेथड है। नंबर 2 गिवंस मेथड है, गिवंस मेथड। नंबर 3 हाउस होल्डर मेथड है हमारे पास। नंबर 3 क्या है? हाउस होल्डर मेथड है। ठीक है, और नंबर 4 हमारे पास है पावर मेथड। क्या है? पावर मेथड है हमारे पास। ठीक है,
तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारे पास ये 4 मेथड्स हुए, जैकोबी मेथड, गिवंस मेथड, हाउसहोल्डर मेथड, पावर मेथड। डेफिनेटली इनमें से कम आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई एक मेथड पक्का पूछा जाता है, मिनिमम एक मेथड डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम जो अपनी शुरुआत है सबसे पहले जैकोबी मेथड से शुरू करेंगे। सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? जैकोबी मेथड से। मेथड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना इसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैकोबी मेथड को शुरू करते हैं हम। जैकोबी में जैकोबी मेथड को शुरू करते हैं हम। तो जैकोबी मेथड में हमारे पास क्या गिवन होगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर भी हो सकता है। सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा कि लुक फॉर द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट। सबसे पहले हमें किसको देखना है? सबसे बड़े नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखना है। मान लेते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये आ जाते हैं, A13 आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास? 2 टाइम्स A13 अपॉन A11 माइनस A33 करके। देखो ना, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में I है, तो I A13, तो यहाँ पे I होगा, तो A11 माइनस A33 होगा। अगर सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके पास A23 आ जाता है, A23, तो क्या बनेगा? tan 2 थीटा की वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स A23 अपॉन A22 माइनस A33। तो ये बड़ा इजी है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट रिकॉग्नाइज करना है, फिर आपने tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से थीटा निकाल लोगे। 99% चांस है कि जो थीटा निकलेगा वो आपके पास π/4 निकलेगा। थीटा क्या निकलेगा? π/4 निकलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/4 आएगी। बहुत कम चांसेस है कि आपके पास थीटा अदर देन π/4 आए। स्टेप नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P लेंगे। P फॉर्म कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा स्टेप 1 के ऊपर। अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सबसे बड़ा A13 हुआ, A13 सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ, हम 3 केस लेंगे, या ये बड़ा हो सकता है, या A12 बड़ा हो सकता है, या A23 हो सकता है। क्योंकि हमें डायगोनल तो कंसीडर ही नहीं करना, हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट ही कंसीडर करने हैं। नॉन डायगोनल में क्योंकि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दी होगी वो सिमेट्रिक होगी, चाहे तो आप इसे लो चाहे इसे लो, सेम बात होती है। तो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, A12 की, A13 की और A23 की। तो अगर A13 लार्जेस्ट एलिमेंट है तो उस केस में जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। A13 के केस में ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, डायगोनल पे 1, बाकी सारा 0। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि 1 1 पे कॉस, 1 3 माइनस साइन, 3 1 पे साइन, 3 3 पे कॉस, बाकी डायगोनल पे 1, सारे नॉन डायगोनल 0। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर A12 लार्जेस्ट डायगोनल एलिमेंट हो गया तो P मैट्रिक्स हमारे पास कैसी बनेगी? P मैट्रिक्स बनेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1 0 0। तो P मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इसे रिकॉग्नाइज करना है, A11 A12 A21 A22। थर्ड केस हमारे पास क्या पॉसिबल है कि अगर A23 लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो P मैट्रिक्स हमारे पास कैसी बनेगी? 1 0 0 0 0, ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा।
दैट्स इट। तो 3 पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर ये जो P मैट्रिक्स है इसका हम इनवर्स निकाल लेंगे, फिर हम P इनवर्स AP फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 3 होने वाला है कि P इनवर्स AP निकालेंगे। जब हम P इनवर्स AP निकालेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स बने। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है, वी आर डन, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, वो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। और इन केस अगर P इनवर्स AP नॉन डायगोनल बनते हैं, अगर ये क्या बनते हैं, नॉन डायगोनल, तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 1 को, रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 1 को, ठीक है। और तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक कि हमारी P इनवर्स AP डायगोनल नहीं बन जाती। तो ये कंप्लीट मेथड है। एक बार फिर से देखते हैं मेथड को। आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए में स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो। तो नॉन डायगोनल आपको इन तीनों में से ही देखना है। मान लेते हैं कि AIJ आ गया, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे 2AIJ अपॉन AII माइनस AJJ, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 45 डिग्री। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है, इन तीनों में से कोई भी एक बनेगी अकॉर्डिंगली कि A12 सबसे बड़ा है, A23 सबसे बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स बनाने के बाद इसका P इनवर्स निकालेंगे, P इनवर्स AP। अगर P इनवर्स AP डायगोनल आ गया देन वी आर डन, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा, तो ये निकलेगा। अगर P इनवर्स AP नॉन डायगोनल आ गया तो हम रिपीट करना शुरू कर देंगे स्टेप नंबर 1 से, जो भी ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आएगी इसके ऊपर। मान लो ये मैट्रिक्स Q आ गई, तो Q को हम अपनी इनिशियल मैट्रिक्स मान के चलेंगे और स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये हमारे पास जैकोबी मेथड है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैकोबी मेथड का, जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम जैकोबी मेथड की हेल्प से, जैकोबी मेथड से ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ नॉन डायगोनल को रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हुआ, A13 आया, A13। ये हमने पहचान लिया कि ये सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अब हमने फट से क्या लगाया, tan 2 थीटा फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला किसके इक्वल था हमारे पास कि 2 tan A1 2A13 अपॉन A11 माइनस A33 के इक्वल। तो हमारे पास tan 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 2। A13 की वैल्यू कितनी है 4, A11 की वैल्यू कितनी है 2, A33 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास आएगा 8/0। तो tan 2 थीटा किसके बराबर वैल्यू ले रहा है, ये तो इन्फिनिटी के बराबर ले रहा है। तो एंगल क्या होना पड़ेगा, एंगल को होना पड़ेगा π/2, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी π/4 के बराबर। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, π/4। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 वी आर डन। ये थीटा हमारा निकल गया। थीटा निकलने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, पी को फाइंड आउट करना। तो पी लिख लेते हैं हम। तो पी मैट्रिक्स क्या होगी, पी मैट्रिक्स होगी कॉस थीटा, ठीक है, 0 माइनस साइन थीटा, फिर 0 1 0, फिर साइन थीटा 0 और कॉस थीटा। ये हमारे पास पी मैट्रिक्स है। इस पी मैट्रिक्स में अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी, π/4। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आ जाएगी,
पी मैट्रिक्स होगी 1/√2 0 -1/√2, फिर आएगा 0 1 0 0, ये आएगा हमारे पास 1/√2 0 1/√2। पी मैट्रिक्स ये होगी। पी मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पी मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पी मैट्रिक्स क्या चीज है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो जो इसका इनवर्स होता है यहाँ पे हम लिखेंगे, बिकॉज जो P है, P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। P क्या है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इस वजह से हमारा जो P इनवर्स निकलेगा वो P ट्रांसपोज ही निकल जाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 2 खत्म हो जाता है। P इनवर्स निकालने अगर हम, P इनवर्स में क्या होगा? 1/√2 0 -1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। तो ये हमारा P इनवर्स निकल गया। तो नाउ अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? P इनवर्स AP निकालना है। P इनवर्स AP, तो मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। P इनवर्स मैट्रिक्स हमने लिखी, A मैट्रिक्स हमने लिखी, P मैट्रिक्स हमने लिखी, ये तीनों मैट्रिसेस लिखी। तीनों मैट्रिसेस लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे पहले हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से। मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों का काम है, तो वो तो आप लोग करके फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। तो इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं हम Q। इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया? Q। फिर से हम इसके ऊपर अपना मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाला। इस मैट्रिक्स के ऊपर अपना ये मेथड अप्लाई करेंगे। फिर से हमने क्या देखा? सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या निकला हमारे पास? ये निकला A12, ये सबसे बड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अगेन द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या आया? A12 आया। तो हमारे पास tan 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? A12। तो हमारे पास tan 2 थीटा होगा 2 A12 अपॉन A11 माइनस A22। तो यहाँ पे A12 की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 अपॉन A11 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, तो 4 अपॉन 0, तो ये बनेगा इन्फिनिटी। अगेन tan 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इन्फिनिटी के इक्वल। तो 2 थीटा का मतलब π/2, थीटा की वैल्यू आ गई π/4 के बराबर। तो फिर से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास π/4 ही आने वाला है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हमारी जो P मैट्रिक्स है वो P मैट्रिक्स कैसी बनेगी? P मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। 0 0 1 0 0। तो ये हमारे पास अपनी P मैट्रिक्स बन गई। अब इस P मैट्रिक्स में हम थीटा को π/4 पुट करेंगे, तो P मैट्रिक्स कैसी दिखेगी? 1/√2 माइनस 1/√2 0 0 1, फिर अपने पास सेम यहाँ पे 1/√2 1/√2 0 0। और हमें पता है कि इसका इनवर्स क्या निकलेगा? ट्रांसपोज। सेम रीजनिंग है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो P इनवर्स क्या निकलेगा? 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। तो ये हमारे पास P इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का नाम हमें चेंज करना चाहिए। इसका नाम हम कर सकते हैं P1 मैट्रिक्स कर सकते हैं इसका नाम P1, क्योंकि P हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे P1 इनवर्स इनटू जो ये मैट्रिक्स आई थी, ये मैट्रिक्स Q, P1 इनवर्स इनटू Q इनटू P। सिमिलरली तीन मैट्रिसेस आएंगी हमारे पास, P इनवर्स, Q और P।
इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लोगे आप, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लंबा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारे पास 800,040,0 -2, ये आंसर होगा हमारे पास। और हेंस जो आइगन वैल्यूज होंगी हमारे पास, आइगन वैल्यूज 8, 4 और -2। काफी बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपसे आइगन वेक्टर्स भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स निकालना भी बहुत आसान है। आइगन वेक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास ये मैट्रिक्स पी आई थी और ये P1 मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या कर दो, P1 और P मैट्रिक्स और P1 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। P मैट्रिक्स ली, P1 मैट्रिक्स ली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये मैट्रिक्स होगी। तो जो इसका कॉलम 1 होगा वो इसका आइगन वेक्टर 1 है, जो इसका कॉलम 2 है ये इसका आइगन वेक्टर 2 है, और ये कॉलम 3 आइगन वेक्टर नंबर 3। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपके पास जैकोबी मेथड से रिलेटेड। बाय चांस इस क्वेश्चन में आपके पास 2 आइट्रेशंस हुई, मतलब कि 2 बार आपको मेथड लगाना पड़ा। तो क्वेश्चन गिवन था, सबसे पहले tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने, इस पर्टिकुलर स्टेप में थीटा की वैल्यू π/4 निकली। अकॉर्डिंगली जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि P मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, वो चीज हमने की। यहाँ पे P मैट्रिक्स निकाल दी। P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स P ट्रांसपोज के इक्वल होता है। P इनवर्स इसका ट्रांसपोज कर दिया जस्ट हमने, तो P इनवर्स AP निकाला हमने, मल्टीप्लाई किया, 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। मेथड बहुत इजी है, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन करते टाइम अगर आपकी माइनर से भी मिस्टेक हो जाती है ना, जैसे यहाँ पे 6 और 6 आ रहा है और आना भी 6 और 6 चाहिए, तभी आगे जाके हमारे पास 6 - 6 0 बनेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपका पूरा मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू फिर से इंफिनिटी आ गई, क्योंकि हमारे पास अभी ये डायगोनल नहीं बनी। यहाँ पे भी 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी 2 आ गया, अभी भी ये इसमें ये नॉन डायगोनल पे एंट्रीज बची है। फिर से हमने मेथड अपना रिपीट किया, tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकली, P1 मैट्रिक्स लिखी। किसके अकॉर्डिंगली लिखी? क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट ये था A12, तो P1 में वैल्यूज पुट कर दी हमने, P1 इनवर्स इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ये जो डायगोनल पे एंट्रीज है ये आइगन वैल्यूज होगी, और अगर आइगन वेक्टर्स में पूछ लिए तो P और P1 इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो कॉलम्स आएंगे वो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपके पास। महक का कमेंट है कि महक पूछ रहे हैं कि इनवर्स वाला पार्ट बता दो आप सर। इनवर्स में ना आपको देखो, ये जो मैट्रिक्स दी होगी ये ऑलरेडी ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी आपके पास, ये ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी आपके पास, और इसमें ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये हम कंस्ट्रक्ट इस तरीके से करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर P ट्रांसपोज इनटू P आइडेंटिटी बनाता है, ये क्या बनाता है? P ट्रांसपोज इनटू P आइडेंटिटी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो P ट्रांसपोज है ये इनवर्स का काम करता है। P ट्रांसपोज किसका काम करता है? इनवर्स का काम। इसलिए हमारे पास डायरेक्ट इसका इनवर्स ट्रांसपोज आ जाता है, और यही इजी बनाता है। बाय चांस अगर आपको P का भी इनवर्स निकालने के लिए मतलब करना पड़े प्रॉपर एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करके, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये तो आपने डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अपने आप में ही बहुत लेंथी हो जाती है। तो ये वाला स्टेप हमारा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इनवर्स ट्रांसपोज ही हो जाता है। तो एक स्टूडेंट कह रहे कि क्या आइगन वेक्टर्स हमें हर क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे? नहीं, आइगन वेक्टर्स जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में, ये एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में पूछेगा तभी आपको निकालने हैं। अगर मान लो कि 2 आइट्रेशंस ना होती, मान लो कि आपका आंसर यहीं पे निकल जाता,
ये वाली एंट्री 0 0 होती, तो हमें ये सारा पार्ट करना नहीं पड़ता। तो उस केस में जो ये वाले वेक्टर्स है, ये वाले कॉलम्स है, ये हमारे आइगन वेक्टर्स बन जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ऐसी दो मैट्रिसेज आई है, एक P आई है और एक P1 आई है। तो हमें आइगन वेक्टर्स निकालते टाइम P और P1 दोनों को यूटिलाइज करना है हमें। तो P और P1 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ऑल क्लियर। ये सब चीजें आपके पास जैकोबी मेथड में है। जैकोबी मेथड के एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो उनसे आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छे से बन जाएगी इस मेथड के ऊपर। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।